अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे IFRS 15 के बारे में और पर्टिकुलरली डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस के बारे में। IFRS 15 के मुताबिक ट्रांजैक्शन प्राइस कहा जाता है वो अमाउंट जो एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि वो इंटाइटल है कि अपने कस्टमर से रिसीव करेगी बिकॉज द एंटिटी हैज ट्रांसफर प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को कंसिडर किया जाना है कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं है, और टाइमिंग पेमेंट ऑफ टाइमिंग की वजह से एंटिटी या कस्टमर को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो नहीं हो रहा। अगर कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आइडेंटिफाई हो जाए तो जो कंसिडरेशन रिसीवेबल है दैट मस्ट बी कन्वर्टेड टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, और ये प्रेजेंट वैल्यू उस रेट पे कन्वर्ट की जाएगी जो कि कस्टमर के लिए नॉर्मल बोरिंग रेट है। अब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के इंडिकेटर्स क्या मेंशन किए गए हैं IFRS 15 में। फर्स्ट ये कि अगर प्रोडक्ट की कैश प्राइस और कंसिडरेशन रिसीवेबल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, प्रोडक्ट की कैश प्राइस और कंसिडरेशन रिसीवेबल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, या फिर जिस डेट को कंट्रोल ट्रांसफर किया जा रहा है और जिस डेट को अमाउंट रिसीव की जा रही है उस टाइम पीरियड में सिग्निफिकेंट गैप है, तो ऐसी सूरत में ये इंडिकेट करता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। With the help of example, इसे कंसिडर करते हैं। रूट कंपनी एंटर a contract with a customer to sell equipment on 31st December 2001. Control of equipment transferred to the customer on that date. The price stated in the contract is due on 31st December 2003 of 1 million. Market rate of interest available in this particular customer are 10%. Explain how this transaction should be accounted for in the financial statement of root company. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि जो 2 साल बाद हमें 10 लाख की अमाउंट मिलनी है उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर माइनस n। इस फार्मूले की मदद से कन्वर्जन की जाएगी और कन्वर्ट होकर अमाउंट आ गया आपके पास 8,26,446। ये 8,26,446 की अमाउंट के लिए एंट्री पास कर दी जाएगी रिसीवेबल टू रेवेन्यू और रिसीवेबल टू इक्विपमेंट। देन उसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट के आफ्टर अ ईयर, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया है 10 लाख की अमाउंट को कि जो 2 साल बाद हमें रिसीव होंगी। किस डेट को कन्वर्ट किया? 31 दिसंबर 2001 को। अगर हम इसी अमाउंट को 31 दिसंबर 2002 को अगेन कन्वर्ट करें इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, तो अब हमारे पास सिर्फ 1 साल रह गया है अमाउंट रिकवर होने का। तो ऐसी सूरत में हम सबसे पहले डिस्काउंट फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। डिस्काउंट फैक्टर आ गया हमारे पास 0.909। अब जो अमाउंट हमने रिकवर करनी है 1 साल बाद वो 10 लाख की अमाउंट है, और उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया तो ये अमाउंट आ गई 9,09,090। प्रीवियसली हम 8,26,000 की अमाउंट रिकॉर्ड कर चुके हैं अपने पास एज रिसीवेबल। हमारे पास रिसीवेबल में 82,644 का इजाफा होगा। दैट इज रिकॉर्डेड बाय पासिंग इनटू रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम। ये हमारे पास एक्चुअल हमारी गुड्स की प्राइस सेल वैल्यू 8,26,446 है। क्योंकि हम देर से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब है हम अपने कस्टमर से जितनी देर से वो पेमेंट कर रहा है उतने हवाले से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो वो हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया और वो आ गया 82,644.9 से राउंड अप करके आप 645 लिख सकते हैं। यही बात आप सिंपली भी कंसिडर कर सकते हैं कि 8,26,446 का आप 10% फाइंड आउट करें तब भी आपके पास यही अमाउंट एग्जैक्टली आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास 31 दिसंबर 2003 को जब एक्चुअली आप 10 लाख रुपए रिसीव करने का राइट एस्टेब्लिश कर चुके हैं, हो चुके आपका राइट एस्टेब्लिश, तो 10 लाख में से ऑलरेडी जो रिसीवेबल के तौर पे अमाउंट रिकॉर्ड है वो आप माइनस कर देंगे। तो आपके पास बाकी अमाउंट या जो अमाउंट में इंक्रीज आया है वो आ जाएगा 90,909। ठीक है, अमाउंट आपने रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम एंट्री पास करके रिकॉर्ड। This amount can be calculated by adding 8,26,000 original receivable plus receivable with regard to finance income 82,645, और इनका 10% भी आप कैलकुलेट करके मेंशन कर सकते हैं। देन इसके बाद एक्चुअली ऑन 31 दिसंबर 2003 को अमाउंट रिसीव करने पे आप एंट्री पास कर देंगे कैश टू रिसीवेबल। इस तरह हमारे पास पास्ट पेपर की एक एग्जांपल है जुपिटर्स लिमिटेड। अब जुपिटर्स लिमिटेड और प्रीवियस रूट क्वेश्चन में फर्क ये है कि रूट के क्वेश्चन में कस्टमर को गुड्स सेल की जा रही है, कंट्रोल आज ही ट्रांसफर किया जा रहा है, अमाउंट बाद में रिसीव की जा रही है।
जबकि जुपिटर्स के क्वेश्चन में कंपनी बेनिफिट हासिल कर रही है, अमाउंट एडवांस में रिसीव कर रही है और सर्विसेज बाद में प्रोवाइड करेगी। तो दैट इज वाई इसकी ट्रीटमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे कंपनी इनफैक्ट अपने कस्टमर को लोन नहीं प्रोवाइड कर रही, कि उधार नहीं दे रही, बल्कि उनसे एडवांस में अमाउंट रिसीव कर रही है। कंसिडर करते हैं इसको। जुपिटर्स लिमिटेड एंटर हुई है 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में 1 जनवरी 17 को विद अ कस्टमर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपनी हैज ऑफर्ड द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि इमीडिएट पेमेंट 2 लाख की जाए, और ऑप्शन 2 ये है कि 1,10,000 की एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जैसे परफॉर्मेंस ओवर टाइम के हवाले से एट द एंड ऑफ द ईयर हम एनालाइज करते हैं कि कितने महीने की हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दी है, उतने महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, तो उसके मुताबिक हर साल के एंड पे हम 1,10,000 की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके होंगे। वी आर एंटाइटल्ड टू रिकॉर्ड रेवेन्यू आफ्टर अ ईयर फॉर द अमाउंट ऑफ 1,10,000। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 6.596 मेंशन किया गया है। यहाँ पे इस एग्जांपल में कंपनी इज रिसीविंग एडवांस इन द फर्स्ट ऑप्शन, कंपनी इज रिसीविंग एडवांस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। तो 2 लाख एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, कैश उनके पास आ रहा है, डेबिट हो रहा है, बट वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के हवाले से ये बात कंसिडर कर चुके हैं कि इन सच केस ये अमाउंट आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास 1 जनवरी 17 को, कि जब आपने कैश रिसीव कर लिया लेकिन सर्विसेज डिलीवर नहीं की, दैट इज वाई आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इंस्टेड उस कैश के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट किया जा रहा है। अब ये केस कुछ ऐसे है कि जैसे कंपनी ने अपने कस्टमर से एडवांस लिया है, लोन लिया है, तो अब कंपनी को इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ेगा। बाय द ईयर एंड उस पर 1 साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 2 लाख रुपीज पे 6.5968% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हुआ, एंड दैट कम्स एज 13,193। कंपनी के लिए चूंकि ये एक्सपेंस है, कंपनी पे चार्ज हो रहा है, दैट इज वाई कंपनी एंट्री पास कर देगी इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट। और चूंकि ये अमाउंट अभी पे नहीं की जा रही, दैट इज वाई आपके पास जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड 31 दिसंबर को जब आपके पास एनालाइज करेंगे कि आपने कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपना परफॉर्म कर दिया है, तो आफ्टर ए ईयर यू हैव परफॉर्म परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 1,10,000, तो आप 1,10,000 की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कन्वर्ट कर लेंगे रेवेन्यू में। 1,10,000 की अमाउंट के अगेंस्ट आप सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आप डेबिट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इनिशियली 2 लाख की थी, जिसपे इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होने की वजह से लायबिलिटी बढ़कर 2,13,193 की होगी। एंड देन जब आपने उसमें से कन्वर्जन कर ली, 1,10,000 की लायबिलिटी रिड्यूस कर दी, तो अब आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रह गई है 1,03,193। इट मीन्स की कंपनी पे लोन समझ लें कि 1,03,193 रुपीज का लोन रह गया। अब इस लोन पे 6%, 6.596% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कंपनी को फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, और इसकी अगेन एंट्री पास कर ली जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। Then at the end of second year, the company is entitled to record revenue as the company has performed the services for this period also. तो आपके पास liability debit या convert हो जाएगी revenue में और revenue credit हो जाएगा। जब in the second case normal payment terms है कि जैसे ही आप जो है अपना performance obligation satisfy करते हैं, उसी वक्त आप cash receive कर रहे हैं, तो simple entry pass की जाएगी cash to revenue in both years। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक और क्वेश्चन की पास पेपर के कार वर्ल्ड, और कार वर्ल्ड के क्वेश्चन में मेंशन कर रहे हैं द कार वर्ल्ड सेल्स न्यू कार्स ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस whereby 40% डिपॉजिट इज रिसीव्ड ऑन सेल एंड बैलेंस पेमेंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट 10% है और 1 जुलाई को एक कार 20 लाख की सेल की गई। अब अगर 20 लाख की कार सेल की गई है, इसका मतलब है इसका 40% कंपनी ने रिसीव कर लिया, which is equal to 8 लाख। बाकी 12 लाख रिसीव होने हैं और वो 2 साल के अरसे के बाद रिसीव होने हैं। That amount of 12 lakh जो कि receivable after a period of 2 years must be converted to its present value with the help of discount factor which is given in the question as 10%. And that is how it is mentioned in the last line कि आपके पास present value 12 lakh rupees की convert की गई into its present value। 8 लाख की अमाउंट आपने कैश में रिसीव कर ली डेबिट, जो अमाउंट रिसीवेबल है वो आइडेंटिफाई की। 12 लाख की अमाउंट जो 2 साल बाद मिलनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 991 एंड टोटल इन दोनों के सम से रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया गया। एंड सेम इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अब 9,91,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंसिडर करें तो इस पे 10% लोन पे इंटरेस्ट आपका बन जाता है 99,174। और अगर आप ये कंसिडर करें कि अमाउंट में कितना इजाफा हो रहा है
तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 1 साल गुजरने के बाद आपके पास अमाउंट रिसीव होने में 12 लाख की अमाउंट रिसीव होने में 1 साल का ही अरसा रह गया। तो आफ्टर ईयर का जो डिस्काउंट फैक्टर है वो 9.909 ही है। अब क्योंकि अमाउंट आपने 12 लाख की रिसीव करनी है, आपके पास अमाउंट रिसीवेबल आ जाएगी 1090909 और इसमें से ऑलरेडी एज रिसीवेबल 991 735 रिकॉर्ड हो चुके हैं। बाकी अमाउंट जो आपने एज रिसीवेबल रिकॉर्ड करनी है वो 99,174 है। This amount can be considered as percentage also. तो परसेंटेज की बेसिस पे भी ये अमाउंट कैलकुलेट की जा सकती है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट की गई 991,735 का 10%। जैसे रिकॉर्ड किया गया एज इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि अगेन कंपनी लेट पेमेंट रिसीव कर रही है, अगले साल अगेन जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा, मींस 991 प्लस 99,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये अमाउंट आपके पास इंटरेस्ट की आ जाएगी। तो वो आपके पास 1,09,091 है। कैसे? 991 प्लस 7, लेट मी कैलकुलेट इट ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, प्लस 99,174 ये जो अमाउंट है इस पर 10% इंटरेस्ट या लोन इंटरेस्ट ले लिया गया 109,091 की अमाउंट है। एंड देन आपके पास जिस साल आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव करने के हवाले से एंट्री पास कर दी गई कैश टू अकाउंट रिसीव। तो ये था हमारे पास कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के इन्वॉल्व होने की सूरत में दोनों कंडीशन में, कि जहां पे कंपनी एडवांस में पैसे रिसीव कर ले तब वो उसे कैसे रिकॉर्ड करती है, और अगर कस्टमर को टाइम पीरियड दे दिया जाए कि आफ्टर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम वो अगर पेमेंट करता है तो ऐसी सूरत में कंपनी कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर। कंसिडरेशन नॉर्मली कंपनी ने रिसीव करनी होती है कस्टमर से, किस लिए? क्योंकि उन्होंने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए। लेकिन इन केस के कंसिडरेशन पे करनी हो कस्टमर को तो कैसे ट्रीटमेंट की जाएगी? या इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि एक बड़े स्टोर में, एक बड़े कैश एंड कैरी स्टोर में यू मे हैव कंसिडर दैट कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेट जो है वो शेल्फ्स वगैरह बना दिए जाते हैं। किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को सेपरेटली डिस्प्ले करने के लिए अलग-अलग कैश एंड कैरी स्टोर वाले, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले कुछ शेल्फ्स बना देते हैं। तो दैट इज द अमाउंट स्पेंड बाय द रिटेल स्टोर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के बिहाफ पे उन्होंने किया है, इससे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ऐसी सूरत में कंपनी वो अमाउंट अपने कस्टमर को पे करती है। तो उसके हवाले से बात की जा रही है कि कंसिडरेशन अगर पेबल हो कस्टमर को तो उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो मेंशन कर रहे हैं कंसिडरेशन इज पेड टू अ कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, then it is essentially a purchase transaction and should be accounted for in the same way as other purchases from the supplier. तो एग्जांपल इस सिलसिले में हम देख लेते हैं। Golden Gate Company enters into a contract with a major chain of retail store. Customer commits to buy at least 20 million of product over the next 12 million. Customer ने क्या बाय करने की कमिटमेंट की है कि अगले 12 महीने में वो 20 मिलियन की चीजें परचेज करेंगे। कस्टमर यानी रिटेल स्टोर वाले। The terms of contract require Golden Gate to make a payment of 1 million to compensate the customer for changes that it will need to make to its retail store to accommodate the product. अब इसमें से 1 मिलियन की अमाउंट गोल्डन गेट यानी कंपनी रिटेल स्टोर वालों को पे करेगी। क्यों पे करेगी? क्योंकि रिटेल स्टोर वालों ने अपनी शॉप में कुछ चेंजेस की हैं कंपनी की प्रोडक्ट को अकोमोडेट करने के लिए। माइट भी शेल्फ्स वगैरह बनाए हों या अलग से डिस्प्ले करने के लिए कुछ सेपरेटली एक्सपेंसेस किए गए हों। तो वो एग्रीमेंट किया हुआ कि कंपनी वो 1 मिलियन अपने रिटेल स्टोर कस्टमर को पे करेगी, जबकि कस्टमर यानी रिटेल स्टोर वाले ने 1 साल के अरसे में 20 मिलियन की चीजें परचेज करने का एग्रीमेंट किया है। By 31st December 2001, Golden Gate Company has transferred product with a sale value of ₹4 million to the customer. और जब कंपनी का गोल्डन गेट का ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर को, तो उन्होंने सिर्फ 4 मिलियन की गुड्स सप्लाई की थी अपने कस्टमर को। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गोल्डन गेट इन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। तो इस सिलसिले में हम कंसिडर ये करेंगे कि जो अमाउंट कस्टमर को यानी रिटेल स्टोर को पे करनी है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट का कितने परसेंट है। यहाँ पे गोल्डन गेट ने 1 मिलियन कस्टमर को यानी रिटेल स्टोर वालों को पे करने हैं, जबकि उनका 20 मिलियन की गुड्स सेल करने का एग्रीमेंट हुआ है। सो दिस 1 मिलियन इज 5% of 20 million of total goods.
the total transaction price is 20 million and it should be reduced by 5%, और इसे हम इसी 5% से reduce कर देंगे. किस 5% से? कि जितनी percentage of amount कंपनी ने कस्टमर को पे करनी है एज कंसिडरेशन, उसे हमने पहले परसेंटेज में आइडेंटिफाई किया. अब हमारे पास ट्रांजैक्शन प्राइस में से उतनी अमाउंट रिड्यूस कर दी जाएगी. एंड अगर आप 5% अमाउंट रिड्यूस कर रहे हैं, इट मींस यू आर चार्जिंग 95%. बाय द ईयर एंड आपने 4 मिलियन की गुड्स सप्लाई किए हैं, तो 4 मिलियन का 95% यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज 3.8 मिलियन एज योर रेवेन्यू. सेम इसी तरह की एग्जांपल आप लोगों के स्टडी टेक्स्ट में एग्जांपल नंबर 32 मेंशन है, जहां पे 15 मिलियन की गुड्स हैं और 1.5 मिलियन की अमाउंट कंसिडरेशन की पेबल टू कस्टमर है. तो सेम उसके हवाले से भी ट्रीटमेंट ऐसे ही की जाएगी. तो डू लाजमी